हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए श्री राम शर्मा का चैप्टर है आपका स्मृति। ठीक है बेटा, जो श्री राम शर्मा का ये चैप्टर है स्मृति, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। इसमें एक सांप की कहानी है। ठीक है, इसमें एक सर्प की कहानी है। जो एक सर्प होता है, सर्प अंधे कुएं में, कच्चे कुएं में पहुंच जाता है। और तो देखते हैं बेटा, आज हम जान लेते हैं इस चैप्टर को। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर चैप्टर है। कहानी की तरह से इस चैप्टर को आप एक बार देखोगे बेटा, इसकी वीडियो आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको इसे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा हम स्मृति। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। दो चार दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका आशंका यानी कि डर, आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो परेशानी न हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाओ, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेजी से जाना, इससे शाम की डाक से ही चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी हैं। जाड़े के दिन थे ही तिस वह तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा कहते हैं बेटा जो त्वचा है उसके लिए। ठीक है, तो जो हवा चल रही थी उससे जो त्वचा थी, त्वचा भी ठिठुर रही थी। ठीक है, मज्जा हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने वे बुझाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। मूक डंडा, मूक किसे कहते हैं बेटा? मूक कहते हैं गूंगे के लिए। ठीक है, तो जो वो डंडा कैसा था, न बोलने वाला डंडा। ठीक है, तो वो कैसा सजीव सा प्रतीत होता था। सजीव यानी कि उसके अंदर प्राण हो। ठीक है, प्रसन्न वदन, हम दोनों मक्खनपुर के अर्थात प्रसन्न मुख से, प्रसन्नता के साथ हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। आगे बेटा इतना समझ में, आगे देखते हैं। कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों चलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि हम दोनों कूदते और उछलते, अर्थात कूदते हुए हम लोग कहाँ आ गए? एक ही सांस में हम 4 फलांग यानी कि 4 फलांग दूर कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सर्प पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ यानी कि 36 फीट गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग कुएं से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उजकने की सूझी। सबसे पहले उजकने वाला मैं ही था। कुएं में जाकर एक डेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही डेला गिरा त्यों ही एक फुसकार
सुनाई पड़ी। एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक फुसकार से पहले तो फुसकार से चकित हो गए, जैसे किलोलें करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। आगे समझ में वो कहते हैं कि कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित अर्थात जो सर्प था, सर्प की फुसकार से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और किलोले करता हुआ, किलोले कहते हैं बेटा खेल करते हुए, ठीक है, जैसे कि खेल करते हुए मृग समूह अर्थात मृग समूह, हिरणों का समूह अत्यधिक समीप के कुत्ते की भौंक से आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक डेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में डेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से डेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में डेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। ठीक है, मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया, जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। समझ आ गया? जैसे बड़े मृग शावक अर्थात बड़े मृग के बच्चे के पीछे, मृग यानी कि हिरन, ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे बड़े हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा हो जाता है। ठीक है, कुएं के किनारे से एक डेला उठाया और उचक उजक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर डेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, अब तक स्मरण यानी कि याद नहीं। ठीक है, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। अकस्मात यानी कि अचानक। वो कहते हैं कि टोपी के हाथ में लेते ही जो तीनों चिट्ठियां थी जो उसने टोपी में रख रखी थी, वो चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। अचानक जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल कर गईं, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल से शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की हड़बड़ाहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। कुएं की पाट कहेंगे बेटा किनारे के लिए, ठीक है, तो कुएं के किनारे पर बैठे हुए हम दोनों रो रहे थे। छोटा भाई ढाड़े मारकर अर्थात दहाड़े मारकर, ठीक है, छोटा भाई दहाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डब डबाकर पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने का के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। कपोल कहते हैं बेटा गाल के लिए, वो कहते हैं कि गालों पर जो आंसू थे, आंसू ढलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी, पर जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भांति धुनाई होती, मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भाभी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। जिम्मेदारी के बोझ से दबा हुआ मैं
बैठा हुआ सिसकियां भर रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। वो कहते हैं कि पिटने का भय था और जिम्मेदारी की दुधारी, कहेंगे दोनों तरफ से धार वाली, ठीक है, जो तलवार थी वो कलेजे पर चल रही थी। दृढ़ संकल्प से सुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। इतना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं बिस्तर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। आलिंगन आलिंगन का अर्थ बेटा क्या हो गया? आलिंगन का अर्थ होता है गले से लगाना, ठीक है। मौत को गले से लगाना अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, ठीक है, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप से कुएं में बैठी थी, ठीक है। उस पर नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कोनों में बांधी हुई धोतियां। तो कह रहे हैं कि एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की धोती और एक चने वाली धोती, वे तीनों धोतियां आपस में बांधी गई, ठीक है। और 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। 5 धोतियां और कुछ रस्सियां, ठीक है, काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरी से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। आ गया समझ में? धोती के एक सिरे पर डंडा बांध करके उसे कुएं में डाल दिया। धोतियां एक दूसरे से बांधी, धोती के एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंगे वह लकड़ी जिस पर चरस से पुर टिकता है के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंगे से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ के पीछे का भाग पृथ्वी पर था। समझ आ रहा है बेटा? पूंछ और पूंछ के पीछे के भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैला कर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक
उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ ही ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंगे से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही है। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप मारा नहीं जा सकता था, उतरना उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुईं। शायद एक दूसरे ने पहचाना। सांप को चक्षुस्रवा कहते हैं। चक्षुस्रवा यानी कि तीव्र नेत्रों वाला, तीव्र नेत्रों से देखने वाला, ठीक है, चक्षुस्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुस्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थीं कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। आकाश में पुष्प के समान, ठीक है, आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की, वो कहते हैं सांप से साक्षात्कार होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी का डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकें। सांप को डंडे से दबाया जा सकता है, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलट कर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थीं और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। वो कहता है हम दोनों, यानी कि सर्प और मैं स्वयं अपने पैरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ा तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता।
अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिसे सांप के जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग की अवलंबना दूसरे बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। ठीक है। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा के फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यों ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार ही इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। ठीक है। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रात स्नेह के ताने बाने की चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी, यानी कि ईश्वरी कृपा। ठीक है। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर से
तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। ठीक है, वो कहता है कि दूसरी ओर डंडा न होता तो पैर में उसके प्रहार के कारण से पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कम कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों के बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चलने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थीं, छाती फूल गई थी, दौकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ फूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 ईस्वी में मैट्रिक्यूलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। समझ में आया बेटा? सन 1915 ईस्वी में मैट्रिक्यूलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। आ गया समझ में? कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। ठीक है बेटा, तो कैसा लगा ये चैप्टर? बेटा अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, ठीक है, और इसकी कहानी जो सर्प की जो कहानी थी आपको कैसी लगी, ये बेटा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।